क्षण में 1000 साल। तो हमने इस बात में गुजार दी कि जब हमें कुछ लिखना आता ही नहीं था, हमने उस जमाने के इतिहास को केवल और केवल पता लगाया, तो इस आधार पर भवन कैसे थे, बर्तन कैसे हैं, टूल्स कहते हैं कैसे हैं, इन सब आधार पर पता लगाया। 1% इतिहास भी नहीं निकलेगा, 1% इतिहास भी हमारा लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले एक ऐसा समय आया कि जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ, लोग जानते नहीं थे कि लिखा कैसे जाएगा। काम तो तब भी चलाते थे, पत्थर के हथियार तो जब भी थे, है ना। चलिए दूसरा, एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि जब लिपि तो थी, जब लिपि है पर उसको पढ़ा नहीं जा सका, पर भैया उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका। एक ऐसा समय आया। और भैया फिर एक ऐसा समय है कि जब हमने लिखा भी और पढ़ा भी, जब लिपि को पढ़ा जा सका है, लिपि को पढ़ा जा सका, एक ऐसा समय भी आया। और मेरे हिसाब से अभी हम इसी समय में चल रहे हैं। भाई 3 फेज हम अपने इतिहास के बांट सकते हैं। जब स्क्रिप्ट नहीं थी, जिस जमाने में नो रिटन एविडेंसेस, नो रिटन एविडेंसेस, जिस जमाने में किसी भी प्रकार के भैया रिटन एविडेंस नहीं थे। दूसरा जमाना, रिटन एविडेंसेस हैं, ठीक है, रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं, रिटन एविडेंस मौजूद हैं, रिटन एविडेंस मौजूद है भैया, बट नॉट डिकोडेड। अभी तक उनको डिकोड नहीं किया जा चुका है, पता ही नहीं है कि क्या लिखा है। और रिटन एविडेंसेस हैं, जब आपको प्रॉपर रिटन एविडेंसेस मिल जाते हैं, प्रॉपर रिटन एविडेंसेस। मैंने बताया कि इतिहास महान लोग बनाते हैं, लेकिन इतिहास लिखते वो लोग जो महानतम हैं। बड़ा मुश्किल है किसी भी प्रकार से विदाउट बाइसिंग, आप बाइस ना हो और आप इतिहास को लिख पाएं। बड़ा मुश्किल है कि आप बाइस ना हो और उस इतिहास को आप लिख पाएं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब इस ड्यूरेशन को, ये जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन नंबर 1, ये है ड्यूरेशन नंबर 2 और ये है ड्यूरेशन नंबर 3। देखिए भैया, इसको प्री हिस्टोरिक कहते हैं। ये ड्यूरेशन है प्री हिस्टोरिक, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं भैया। कौन सा काल है जी? इसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसको भैया हम इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, जिसे आध ऐतिहासिक काल कहते हैं, आध ऐतिहासिक। और फिर है ड्यूरेशन जिसे हिस्टोरिक कहते हैं। यह हिस्टोरिक है, हिस्टोरिक, और इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, ऐतिहासिक काल। अब ध्यान से समझिए, ये जो प्रोटो हिस्टोरिक है मेरे प्यारे दोस्त, सबसे बड़ा ड्यूरेशन यही है। हमारे इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा ड्यूरेशन अगर है तो वो ये है भैया। इसी में आता है पाषाण काल। और मैंने बताया कि इंसानी जीवन के, अगर एक प्रॉपर जीवन हमारे इंसान का 5 लाख साल पुराना, तो मैं बता दूं 4,97,000 साल से ज्यादा हमने पत्थरों के साथ गुजारे हैं। इसके साथ, पत्थरों के साथ, जैसे स्टोन एज, जैसे स्टोन एज, स्टोन एज, या जिसे हम भैया पाषाण काल कहते हैं, पाषाण काल, पाषाण काल। एक ड्यूरेशन और है हमारा, जिसे हमने प्रोटो हिस्टोरिक कहा। मेरे दोस्तों, इसी में शामिल है सेंधव घाटी की सभ्यता। क्या थे? सिंधु घाटी की सभ्यता इसमें शामिल है। इसी में सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें सेंधव सभ्यता शामिल है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात समझिए, वैदिक संस्कृति भी इसमें शामिल है। आप कहोगे सर कैसे बात कर रहे हो, वेद तो लिखे हुए हैं। यानी कि हाँ, बात तो आपका डाउट तो ठीक है कि वेद तो लिखे हुए हैं। देखो ऐसा है कि वेदों की रचना और वेदों का लिखना एक अलग कहानी है। जो वेद व्यास हैं, है ना, महर्षि वेद व्यास जो हैं, जिन्होंने वेदों का संकलन करा है, पहले डाकू थे, नाम था रत्नाकर। तो जैसे वेद लिखे गए, जैसे हम ऋग्वेद में देखें, ऋग्वेद में क्या लिखा है, आगे समझोगे भी इस चीज को। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के बीच का जो घटनाएं हुई, वो सब ऋग्वेद में लिखी गई, इसलिए उसको ऋग्वेद काल कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, वो घटनाएं पहले हो चुकी थी। महर्षि वेद व्यास ने उन घटनाओं को कहा कि देखो किताब बनाओ, एक किताब ऐसी बनाओ जिसमें 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के बीच की घटनाएं हो। ठीक है, बताइए, अलग अलग सोर्सों से, अलग अलग सोर्सों से उन्होंने इन सारी बातों को लिखा और कहा कि ये जो किताब बातें हम लिख रहे हैं ना, ये 1000-1200 साल पहले हो चुकी हैं। 1500 से 1000 बीसी के बीच की घटनाएं हमने इसमें लिख दी हैं। यानी कि वेदों की जो घटनाएं हैं बहुत पहले हुई और वेदों का संकलन बाद में हुआ। तो एक प्रकार से हम देखेंगे तो इस समय जो कुछ भी था, वैदिक संस्कृति भी इसी में आती है। वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो लिखा वो पिक्टोग्राफी थी, भाव चित्रात्मक चित्र बने हुए हैं। आज तक किसी भी लिपि से मैच नहीं हुआ है। कैसे पढ़ा जाता है? जो नए शब्द चीजें मिलती हैं भैया, नई चीजों को पूरी दुनिया में जितनी भी लिपियां होती हैं उनसे मैच करते हैं, शब्द मिलाते हैं। उनके शब्द आज तक किसी से मिले ही नहीं है। उनकी विधि को कई बार गोमूत्र विधि भी कहते हैं। क्या होती है गोमूत्र विधि? कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे, जैसे गाय ने मूत्र कर दिया हो। और राइट से लेफ्ट हम कैसे लिखते हैं? हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो ऐसे लिखते थे, वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। और भाव चित्रात्मक किस्म की है, भाव चित्रात्मक। तो आज तक किसी भी लिपि से उनका मैच नहीं हुआ है। पर यह बात तो पक्की है, लिखना जानते थे, लिखना जानते थे। तो इसे गोमूत्र विधि, भाव चित्रात्मक, कई बार इसको ब्रोस्टोफोडन भी बोलते हैं। इस लिपि को ब्रोस्टोफोडन भी कहा जाता है, बट ये पढ़ा नहीं गया है। रही बात वैदिक संस्कृति की, वेद जरूर लिखे गए हैं, लेकिन वेद तब लिखे गए जब लोगों को प्रॉपर लिखना आया।
संस्कृत भाषा जानकारी वाली भाषा है। तो मेरे प्यारे साथियों, रचना पहले हुई है वेदों की, वेदों का संकलन बाद में हुआ। ये जो कौन सा ड्यूरेशन है, आज यही ड्यूरेशन चलता है भैया। इसी ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? अगर हिस्टोरिक टाइम पीरियड देखें तो महाजनपद काल के बाद का सारा समय, महाजनपद काल के बाद का समय, महाजनपद काल के बाद का जो समय है भैया, वो हम सारा समय इसी में देखते हैं। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं गुप्त काल निम्न में से किसका टाइम पीरियड है? गुप्त काल किसका टाइम पीरियड है? तो आप बता देंगे सर गुप्त काल में सब लिखा मिला है, तो ये हिस्टोरिक है सर, है ना। मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए नवपाषाण काल किसका है? तो बता देना सर नवपाषाण काल में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं मिला। अब सवाल ये है कि जब लिखा हुआ नहीं मिलता है तो हमने एविडेंसेस सारे कहां से कलेक्ट किए? इस समय का सारा इतिहास हमने पुरातात्विक चीजों के आधार पर लिखा है। पूरा का पूरा इतिहास जो है पुरातात्विक चीजों के आधार पर, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हैं, जो पुरातात्विक सामग्री है, पुरातात्विक सामग्री के आधार पर लिखा गया है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जब मैंने कहा कि इंसानी जीवन का बहुत सारा समय तो पाषाण काल में चला गया, बहुत सारा समय तो हमने इतिहास हमने उस आधार पर लिखा जिस आधार पर केवल एविडेंसेस मौजूद थे। तो एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि आज के जमाने में जब हमारे इतिहास को दोबारा से लिखने की कोशिश या सोचने समझने की कोशिश की जा रही है, तो आर्कियोलॉजिकल जो चीजें हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जो चीजें हैं उनको बचाना आज के जमाने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बताइए, यस और नो में कमेंट कीजिए। आपको नहीं लगता कि आर्कियोलॉजिकल चीजों को बचाना आज के जमाने में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? जो पुरानी चीजें उन्हें बचाइए, जो मॉन्यूमेंट्स उनको बचाइए, क्योंकि इतिहास, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। अरे भैया, अगर तोड़ मरोड़ के लिखा गया है तो आप भी कुछ समझदार व्यक्ति हैं, होमो सेपियंस हैं आप, तो आप लिखिए। और आपको लिखने के लिए क्या होगा? 100% आपको इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो आज जो है, आज हमें बचाना बहुत ज्यादा पड़ गया है, बहुत जरूरत है हमें बचाने की। यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि आर्कियोलॉजिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बचाने की आज ज्यादा जरूरत है। जब हम हर बार ये कह देते हैं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया, इतिहास में ये लिखा था, इतिहास में वो हुआ था, तो आज के जमाने में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमारी जो चीजें लिखी हुई मिली हैं उसमें तो 100% चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, तो लिखित साक्ष्य लिपि के आधार पर हमने इतिहास को 3 पार्टों में क्लासिफाई किया। अब देखिए, कई बार हम उपकरणों के आधार पर भी देखते हैं, इतिहास को हम उपकरणों के आधार पर भी बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, मानव क्या है? मानव क्या है भैया? मानव क्या है? तो आप में से आधे लोग कहेंगे जी ढोल फिल्म का कैरेक्टर आदि और मानव। क्या है ढोल? तो क्या है ढोल? देखिए, मानव क्या है? इंसान की जो टेक्निकल डेफिनेशन है, ह्यूमन is the tool making animal. Human is the tool making animal. Is the tool making animal. इंसान वो है जिसने उपकरण बनाए। उपकरण बनाने वाला जानवर है ये भैया, उपकरण बनाने वाला जानवर। उपकरण बनाने वाले जानवर को इंसान कहते हैं। कई बार कहा भी जाता है वो इंसान, ठीक है, इंसान हु इज इंसान। मानव क्या है? तो लोग कहते हैं सोशल एनिमल। सोशल एनिमल जरूरत के हिसाब से आज हाथों का प्रयोग कर रहा है। ये हाथ पैर का काम करते थे, ये पैर का काम करते थे। तो समझिए दादा, उपकरणों के आधार पर, किसके आधार पर भैया? उपकरणों के आधार पर इतिहास का विभाजन। उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन। द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। किस आधार पर भैया? टूल्स के आधार पर। क्या रागनी चलाती है? देखिए भैया, अगर हम टूल्स के आधार पर इतिहास का विभाजन करते हैं तो आप सबसे चीज पहले बताइए, सबसे पहले इंसानी जीवन में क्या था? सबसे पहले जो उपकरण इंसान ने बनाए, कौन है इंसान जिसने टूल्स बनाए हैं? तो एक आता है पाषाण युग। सबसे पहला इसमें युग था पाषाण युग। पाषाण युग जिसे हम स्टोन एज कहते हैं, स्टोन एज। फिर इंसान ने तांबा खोजा, इंसान ने तांबा खोजा, लेकिन पत्थरों का प्रयोग चलता रहा। फिर आया ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, दैट इज चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक एज। आपको पता होना चाहिए कि तांबा इंसान के द्वारा खोजी गई पहली धातु है। तांबा जो है वो इंसान के द्वारा खोजी गई पहली धातु, तांबा मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु, मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु है। द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग इज कॉपर। फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। फिर क्या होता है? फिर हुआ ये कि फिर एक ऐसा समय आया जब तांबा और टिन आपस में मिलाए गए, कांस्य युग आया। कौन सा युग आता है? कांस्य युग, जिसे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, जब इन लोगों ने तांबा और टिन मिलाकर इस्तेमाल करने शुरू किए। और मैं बता दूं, सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, जैसे सैंधव सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है। सैंधव सभ्यता,
सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसी ही सभ्यता थी जिसमें तांबा और टिन मिलाकर प्रयोग किया गया। क्या क्या? तांबा और टिन को मिलाकर प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब तक लोहा नहीं आया था, लोहा नहीं आया, 1000 साल के बाद, 1000 ईस्वी पूर्व से के बाद एक नई कहानी शुरू हुई, लोहे की खोज हुई। फिर आता है लोह युग। लोह युग भैया, लोह युग, दैट इज आयरन एज। और आपको पता होना चाहिए कि ये अभी तक चल रहा है, आयरन एज अभी तक चल रहा है ना? ये आप समझोगे अभी तो, थोड़ा सा इसको मेमोराइज जैसा ही कर लीजिए। उत्तर वैदिक काल से वर्तमान तक क्या चलता है जी? उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से वर्तमान तक यही चल रहा है। उत्तर वैदिक काल से वर्तमान तक, जो प्रेजेंट तक यही है। फ्रॉम लेटर वैदिक एज, फ्रॉम लेटर वैदिक एज। आगे आपको बताएंगे कि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई, ठीक है? उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज होती है और वहां से लेकर आज तक जो है इसको लोह युग कहते हैं। क्या कहते हैं? लोह युग। सॉरी, बात आपको समझ में आई? एक चीज आप मुझे बताइए, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। कई बार आपने ये शब्द सुना होगा कि यार अब वो पुराना जमाना नहीं रहा, अब वो पुराना जमाना नहीं रहा है। हम किस आधार पर कह देते हैं? किस आधार पर कह देते हैं पुराना जमाना नहीं रहा? तो हम ये मानते हैं कि पुराना जमाना क्या? अरे भाई साहब, पुराने जमाने की बात आप देखते, लोगों की सेहत कैसी होती थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, देश के बारे में सोचते थे। अरे भैया बहुत सस्ती चीजें मिलती थी, कर वर तो थे ही नहीं बहुत ज्यादा, अब तो 50 तरह के तो कर हैं। और भैया समाज भी ऐसा नहीं था, पहले बड़े बूढ़ों की ज्यादा कदर थी, आज तो कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो सीधा मतलब ये निकला कि बदलाव की एक कहानी होती है। बदलाव की कहानी के आधार पर हम ये कह देते हैं कि प्राचीन भारत, बदलाव की एक कहानी जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन भारत, बदलाव की एक कहानी के आधार पर कह देते हैं कि वो भी नहीं रहा, अब नया जमाना हो गया, जैसे आधुनिक भारत। वरना इंसानी बिसात के बाहर की बात है कि वो इतिहास को समय में बांधे। इतिहास इंसान की इतनी बिसात है ही नहीं, इंसानी बिसात के बिल्कुल बाहर बात है। तो अब आप देखिए, कई बार हम कह देते हैं इसको कालखंड या बदलाव के आधार पर इतिहास का विभाजन। यहां आप बहुत अच्छी चीजें समझोगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मजा आएगा आपको इस चीज समझने में। यह क्या है जी? बदलाव और मतलब चेंजेस, और कालखंड के आधार पर, और कालखंड के आधार पर जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड के आधार पर इतिहास का विभाजन देखिए। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक बात जो बहुत अच्छे से नोट करने की है, बदलाव क्या है? व्हाट आर द चेंजेस? व्हाट आर द चेंजेस? हम किन बदलावों की बात कर रहे हैं? हम किन बदलावों की बात करेंगे? अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव होते हैं राजनीतिक, राजनीतिक बदलाव होते हैं, आर्थिक बदलाव होते हैं, सामाजिक बदलाव होते हैं, पॉलिटिकल बदलाव होते हैं, इकोनॉमिकल बदलाव होते हैं, सोशल बदलाव सोशल होते हैं। अब आप एक चीज को समझिए आप, ठीक है? एक चीज जो बहुत अच्छी समझ सोचने की है और समझने की भी है, और आपको इस बात से आप सहमत भी हो जाएंगे। क्या है ये कहानी? देखिए भैया, अगर मैं प्राचीन भारत को देखूं, अगर मैं प्राचीन भारत को देखूं, सब ठीक चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, ये सब राजा थे। अचानक से सुल्तान आ गया, राजनीतिक बदलाव, अचानक से सुल्तान आ गया, सुल्तान, बादशाह, अचानक से गवर्नर जनरल आ गए, गवर्नर जनरल। फिर देखिए कर, नए कर, जजिया, जकात, फिर अलग कर अंग्रेजों ने लगाए। फिर आगे देखिए समाज, पूरी तरीके से समाज, जैसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, मिलीजुली संस्कृति, सनातनी प्लस इस्लामिक संस्कृति। अंग्रेज आ गए, समाज फिर बदल गया, सनातनी, इस्लामी, और फिर आई क्रिश्चियन, ईसाई संस्कृति, नए धर्मों का उदय। मतलब सर, इसी आधार पर बांट देते हैं क्या हम? इसी आधार पर बांटते हैं, सही बात है। इन बदलावों के आधार पर हमने इतिहास का क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया है, वही जो आज का हमारा टॉपिक भी है। सबसे पहला भाग है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास जिसे हम कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया। इसे हम पाषाण युग से 712 ईस्वी तक मानते हैं। ओके, क्या हुआ 712 में भैया? कासिम का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम क्या आते हैं, एक चीज चेंज हुई, समाज में बदलाव देखे गए, आर्थिक बदलाव देखे गए, सोशल चेंजेस देखे गए। यह था कासिम के आक्रमण का वर्ष है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। आपको हम एक बात और बता दें, यहां से मध्यकाल की शुरुआत होती है। 712 ईस्वी से मध्यकाल भारत की शुरुआत हो जाती है। एक पॉइंट और समझिए यहां पर, जब मध्यकाल भारत की शुरुआत हुई, इतिहास यह कहता है कि मध्यकाल तो कुछ होता ही नहीं है। या तो आप यह कहते हो कि आप नए जमाने के हो, या आप यह कहते हो आप पुराने जमाने के हो। बीच में क्या होता है? तो लोग ये भी कहते हैं कि एक्चुअल में होता तो आधुनिक ही है, होता तो आधुनिक ही है। प्राचीन के बाद आधुनिक आता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास तो केवल एक बदलाव की बयार है, एक बदलाव का दौर है, एक ट्रांजिशनल फेज है। क्या है? एक ट्रांजिशनल फेज, जिसको हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा। मध्यकालीन भारत का इतिहास,
मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा। यह कब शुरू होता है भैया? यह 712 ईस्वी से शुरू होता है और 1707 तक जाता है, जिस साल औरंगजेब की मौत हुई। कब तक हुई है? इस वर्ष भैया औरंगजेब की मृत्यु हुई है। इस वर्ष औरंगजेब की मृत्यु हुई है। मेरी बात को एक और थोड़ा ध्यान से समझो। औरंगजेब की डेथ के समय पर कुछ लोग कहते हैं कि कैसी बातें कर रहे हो, कुछ लोग इतिहासकार यह कहते हैं कि औरंगजेब की मौत के बाद भी जो मुगल बादशाह गद्दी पर बैठे उनमें दम था। हमने कहा नहीं भैया, अंग्रेज आ गए थे। बोले भाई साहब आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अंग्रेज आए थे, इस बात से क्या मतलब है? अगर एक दो अंग्रेज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आ जाता तो तुम क्या ये कहते थे कि चलो आधुनिक भारत शुरू हो गया? हमने कहा यार ये तो बात तुम्हारी जायज लग रही है। उन्होंने कहा कि सुनिए, अंग्रेजों का वर्चस्व ही शुरू हुआ है प्लासी के युद्ध के बाद, तो कुछ इतिहासकार 1757 तक इसे काउंट करते हैं, जब प्लासी का युद्ध हुआ। क्या होता है भैया? प्लासी का युद्ध होता है। कुछ इतिहासकार इसे प्लासी तक मानते हैं कि प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ है। प्लासी के युद्ध से भारत में तक मध्यकालीन भारत चला, उसके बाद आधुनिक भारत की शुरुआत हुई है। ठीक है, फिर चलिए हम 1707 से लेकर, अब ये आप इतिहास के विभाजन पर इतना ऊर्जा नहीं खर्च करना, 1757 से माने, क्योंकि कुछ लोगों ने प्लासी के युद्ध से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी है। तो 1757 से 1947 तक भैया ये ही आधुनिक भारत का इतिहास है। क्या है जी? दैट इज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप देखेंगे कि इसमें भी एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि 1885 से 1947 का समय अलग है। हमने कहा जी कैसे अलग है? भारत की आजादी का संघर्ष है वो सर। इंडियाज स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। क्या है ना? नहीं समझे? इंडियाज स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी का संघर्ष है वो। ओके, हमने कहा जी उसमें बांट दीजिए। क्या बात है सर? 1917 से कहानी अलग है, गांधी युग। ठीक है, वो आप उसी के समय में, जो हमका प्रॉपर क्लासिफिकेशन इसी समय में जाकर देखेंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक देखा सरकार, सबसे पहला हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। यही आज का हमारा टॉपिक है, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। फिर कौन सा भारत है? मध्यकालीन भारत का इतिहास, कालखंड हमने बता दिया। हमने ये भी बताया कि इंसानी विषाद से बाहर की बात है। फिर कौन सा है जी? आधुनिक भारत का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो हमने विभाजन देखा किस आधार पर? भैया हमने हर आधार पर विभाजन देख लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री कैसे किया जाता है। ठीक है, अब मुद्दा क्या है? चलें गुरुजी पाषाण काल की तरफ चलें? नहीं सर, इतनी जल्दी मत जाओ पाषाण काल की तरफ। मैंने कि क्यों भैया, क्या देर करनी है इसमें? गुरुजी देर ये करनी है, सबसे पहले इंसान बताओ। पाषाण काल में था तो इंसान ही। मैंने कि हाँ भैया इंसान था, और इंसान देखो इस तरीके से आगे बढ़ा है। देख लो इन सुंदर लौंडों को। सही बात है कि सर कहानी तो इंसान की है। मैंने कहा भैया इंसान की कहानी बताऊंगा आपको, वहीं से बात और अच्छे से क्लियर होगी। पाषाण काल। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, मानव की उत्पत्ति और विकास। मानव की उत्पत्ति और विकास, द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। मानव की उत्पत्ति और विकास, मानव की उत्पत्ति और विकास भैया। मानव की उत्पत्ति और विकास, और विकास, द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब एक शब्द आता है कि मानव शब्द कहां से आया है? कहते हैं मनु की संतानों से। कहां से आया है? जो मनु थे, मनु की संतानों से मानव शब्द आया है। ये याद रखिएगा, संभवतः मानव शब्द कहां से आया है? मानव शब्द, मनु की संतानें मानव हैं। मनु की संतानें, मनु की जो संतानें हैं वो मानव हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मनु की संतानें मानव हैं, है ना? ठीक है, चलो बच्चों, भैया इंसानी जीवन कहां से पैदा हुआ? मान्यता इस बात की यह है कि अगर आप पृथ्वी को देखें और आप भूमध्य रेखा को देखें और भूमध्य रेखा से गुजरते हुए अफ्रीका को देखें, यह पृथ्वी है और यह है भैया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। कितने लोग ये मानते हैं कि जी हम बंदरों से पैदा हुए हैं? क्यों जी बताइए, कितने लोग ये मानते हैं कि हमारा जन्म गुरुजी बंदरों से हुआ है? बंदरों से कितने लोग मानते हैं? जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे ही नोट्स बनेंगे। बताओ। तो जो भूमध्य रेखा है, यहां पर जो वन मिलते हैं, सदाबहार वन, भूमध्य रेखा पर सदाबहार वन है, और उसके नीचे जाओगे तो उष्ण कटिबंधीय वनों की श्रृंखला मिलती है। उष्ण कटिबंधीय वन। यह माना जाता है, यह माना जाता है कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं, सबसे पहला इंसान यहां रहता था। ट्रॉपिकल जो वन है, देखिए आप ऐसे कुछ लोग मानते होंगे इस बात को कि हाँ जी ऐसे ही तो दिखते हैं। भाई अगर हम ये देखें भी तो कुछ कुछ ऐसा ही लग रही है कहानी, कुछ कुछ कहानी लग भी तो ऐसी रही है। जानवरों का एक समूह होता है जिसे मैमल्स बोलते हैं, स्तनधारी, जो अपने दूध पिलाते हैं। स्तनधारियों का एक समूह है जिसे प्राइमेट कहते हैं। देखिए स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी जिन्हें मैमल्स कहा जाता है, स्तनधारियों का एक समूह है जिन्हें प्राइमेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राइमेट्स। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। स्तनधारियों का एक समूह है जिन्हें प्राइमेट्स कहा जाता है,
और मेरे प्यारे साथियों, ये जो प्राइमेट्स हैं, इंसान के जीवन की उत्पत्ति इन्हीं से मानी गई है, यहीं से मानव आया है, यहीं से मानव की उत्पत्ति मानी गई है, यहीं से मानव की क्या मानी गई है? उत्पत्ति, प्राइमेट से। कौन कौन शामिल होते हैं प्राइमेट्स में? प्राइमेट्स में कौन कौन शामिल हैं? इसी में शामिल है वानर, वानर, गुरिल्ला, छछूंदर, छछूंदर, ओरंगटन, ओरंगटन, ये सब इसी ग्रुप में शामिल है ना? ये सब क्या है? इसी ग्रुप में शामिल है भैया। इंसान की उत्पत्ति प्राइमेट से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? प्राइमेट से मानी जाती है। प्राइमेट्स में क्या क्या चीज शामिल है? जैसे वानर है, गुरिल्ला है, छछूंदर है, ओरंगटन, ये सब इसी में शामिल है भैया। इन लोगों को जो वानर है, इसी वानर से जो कपी है, कपी या वानर, इससे इंसान की उत्पत्ति मानी जाती है। इन्हें रामापिथेकस कहा गया, इन्हें भैया रामापिथेकस कहा गया है। रामापिथेकस, रामापिथिकस कहा गया, जो कपी थे, रामापिथिकस। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी खास बात यह रही है, सबसे बड़ी खास बात यह रही कि इंसान ने संचरण किया है, मूवमेंट करा है खाने की खोज में, है ना? देखिए, आपको मैं बता दूं, कभी आपने महसूस किया हो कि मान लीजिए आप सोते हैं, आप बहुत कुछ खा लो और खाकर आप सो जाओ, तो सोकर तुरंत उठते ही आपको भूख लगती है। तो घर वाले कहते हैं कि खा के सो के फिर भूख लगने लगी। हमारी मम्मी तो ऐसे ही कहती थी कि खाकर सोकर तुझे फिर भूख लगने लगी, ऐसा क्यों? खाकर सोकर तुझे फिर भूख लगने लगी, ऐसा क्यों है? अभी करवा रहा हूं फेस को ठीक। हमने कहा जी हाँ, भूख लगी। इसका मतलब यह है कि जो मानव का मस्तिष्क है वो फ्यूल खाता है, भोजन खाता है मानव का मस्तिष्क। धीरे धीरे हुआ क्या कि पहले आपने कभी भी किसी भी गाय को, भैंस को, बकरी को, गाय को, भैंस को, बकरी को आपने कभी बच्चे पैदा करते हुए मरते हुए नहीं देखा होगा कि बच्चे पैदा करते हुए मर गया, है ना? बच्चे को पैदा करते हुए कभी नहीं मरते हुए देखा होगा। जब इंसानी जीवन क्या था? इंसानी जीवन जब ऐसे चलते थे तो हम मादाएं नहीं मरती थी। आपने कभी गाय, कभी नहीं सुना होगा कि जो गाय थी बच्चे पैदा कर रही थी, प्रसव पीड़ा हुई, उस दर्द से मर गई, ये कभी आपने नहीं सुना होगा। लेकिन जब इंसान ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना शुरू किया तो इसके आकार बढ़ा, मस्तिष्क का आकार बढ़ा, और एक घटना और हो रही थी कि धीरे धीरे इंसान सीधा खड़ा हो रहा था। सीधा खड़ा होने से महिला के वक्ष का जो वजन था, उस वजन से उसकी बेबी ट्यूब श्रिंक हो रही थी। इंसान के शरीर, जो दिमाग का आकार जो है वो बड़ा हो रहा था, तो उसको बच्चे देने में दिक्कत आ रही थी, और इसीलिए बाद में मादाएं मरने लगी। धीरे धीरे इंसान के शरीर का जो है, जो इंसान का, देखो आप यहां देखिए, जो मस्तिष्क है वो आपका बड़ा होता चला जा रहा है, वो आपका क्या होता जा रहा है? बड़ा होता चला जा रहा है। उससे पहले नहीं मरती थी महिलाएं, मैंने सुना, हाँ सही बात है। अच्छा, वो सुना होगा, एक दो एक्सेप्शन तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं सुना होगा आपने कभी। अब एक चीज को आप ध्यान से देखिए, जहां पर मुद्दे वापस आते हैं, तो इन्हीं में से, इन्हीं को रामापिथेकस कहा गया है। अब इन्हीं रामापिथेकस में से दो घटनाएं हुई। ये मैंने कहा कि इंसानी, मानव का एक लक्षण है संचरण करना। तो इन्हीं रामापिथेकस में से कुछ लोग बाहर आए, जंगल से बाहर। भैया कुछ जंगल से बाहर आते हैं, कुछ जंगल से बाहर आए और कुछ जंगल में ही रहे, कुछ जंगल में ही रहे, कुछ जंगल में ही रहे। मेरे प्यारे मित्र, रामापिथेकस जो वानर थे, जो जंगल से बाहर आए, उनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। यही थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ये। और जो जंगल में ही रहे वो महान कपी कहलाए, महान कपी या वानर कहलाए भैया, जो जंगल में ही रहे। और इंसान की जो उत्पत्ति है वो अगर रामापिथेकस देखें तो उष्णकटिबंधीय जंगलों से, जंगलों में मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। ये बात आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने ये बात कि जो मानव आया है, इंसान जो आया है, तो वो कहां से आया है? वो अफ्रीका के जंगलों से आया। कहां से आया? अफ्रीका के जंगलों से। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या हिस्ट्री चल रही है? माय डियर फ्रेंड, एक बात बताइए, अगर आपको ये नहीं पता, मैं ढूंढने को